अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कौमी आमदनी और जिसे हम गुजराती में क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आवक। तो इससे पहले के इससे पहले के पीरियड के अंदर हमने राष्ट्रीय आवक के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीक़ों के बारे में फ़िलहाल हम जान रहे हैं। तो उन 3 तरीक़ों में से मैंने आपको 2 तरीक़े समझा दिए। एक तो पैदावार का तरीका, दूसरा कौन सा तरीका था हमारे पास, राष्ट्रीय आवक का दूसरा तरीका हमारा था आमदनी का तरीका। और आज हम जो देखेंगे वो इसका तीसरा और आखिरी तरीका है कि खर्चनी पद्धति, यानी कि पैदावार के मैंने पैमाइश के 3 तरीके बताए थे, पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका, और आज हम इसका आखिरी पॉइंट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इखराजात का तरीका, जिसे हम गुजराती में कहेंगे खर्चनी पद्धति, और उर्दू में ऐसा भी बोल सकते हैं कि खर्च का तरीका। तो खर्च के तरीके के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि इखराजात का तरीका क्या है। तो हमने इससे पहले ही देखा था कि कौमी आमदनी के पैमाइश के अंदर ये तरीके का जो तारीफ़ है ये किसने पेश की थी, प्रोफेसर फिशर ने। किसने पेश की थी, प्रोफेसर फिशर ने। मैंने तीनों तारीफ़ आप लोगों को अलग अलग लिखाई है। पैदावार के तरीके की तारीफ़ आपको लिखाई, फिर इसके बाद मैंने यानी कि पैदावार के तरीके की जो तारीफ़ थी वो किसने दी थी, प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा तरीका था आमदनी का तरीका, ये प्रोफेसर पीगू ने दी थी। और इखराजात के तरीके की तारीफ़ किसने पेश की थी, प्रोफेसर फिशर ने पेश की थी। तो प्रोफेसर फिशर के मुताबिक कौमी आमदनी की तारीफ़ उसने इस तरह से पेश की है कि इस तरीके के मुताबिक साल के दरमियान मुल्क के अफराद, ख़ानदान, कंपनियां और सरकार अशिया और ख़िदमात के पीछे जो कुल सरमाया खर्च करती है या कुल ज़रूरी खर्च करती है उसकी जमा करके कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है। क्या तारीफ़ पेश की थी प्रोफेसर फिशर ने कि साल के दरमियान मुल्क के अफराद, ख़ानदान, कंपनियां और सरकार अशिया और ख़िदमात के पीछे जो कुल सरमाया खर्च करती है उसकी जमा करके यानी कि उसके मजमूए को कौमी आमदनी के पैमाइश के तौर पर उसको गिना जाता है या उसकी पैमाइश की जाती है। अब इस तरीके के अंदर आमदनी जो होती है तो हम किस तरह से करेंगे कि आमदनी बराबर खर्च की सोच पर मुनहसिर है। आमदनी जो है, जो आमदनी हासिल हो रही है वो खर्च की सोच पर मुनहसिर है। इस तरीके में एक सरमाया, एक ज़रूरी साल यानी कि एक सरमाया साल के दरमियान जो तैयार अशिया होती है और खिदमत पर जो खर्च होता है उसका शुमार किया जाता है। अब यहाँ पर कुल खर्च यानी कि कुल खर्च हमारा क्या आएगा, जीडीपी जितना ही होता है जो हम फ़िलहाल आगे पढ़ चुके। तो ये तरीका बहुत ही अहमियत रखता है। अब इसके बाद हम इसके देखेंगे इसकी अहमियत वाली बातें। तो इसकी अहमियत वाली बातों के अंदर मैं आप लोगों को पॉइंट सिखाए थे। उत्पादन पद्धति के अंदर 12 पॉइंट थे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये आमदनी के तरीके में मैंने आपको 7 पॉइंट लिखाए, और उसके बाद इखराजात के तरीके के अंदर इसके सिर्फ 3 ही पॉइंट है। लेकिन हम जो देखेंगे आज इसका पहला पॉइंट देखेंगे, सरमायाकारी के खर्च के पहला आएगा कितना, नंबर 1 पॉइंट के सरमायाकारी के खर्च के 4 अज्जाए। खर्च के तरीके की तारीफ़ प्रोफेसर फिशर ने दी, उसकी तारीफ़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो सरमायाकारी का साल का जो खर्च है वो जीडीपी जितना ही होता है। इसके अलावा इसकी अहमियत वाली बातों के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सरमायाकारी के खर्च के कितने अज्जा है, 4 अज्जा है। नाણાકીય ખર્ચના 4 ઘટકો છે। તો સવાલ ખાલી જગ્યા આ सकती है कि નાણાકીય ખર્ચના ઘટકો ખાલી જગ્યા હોય છે। तो याद रहे कि नाણાકીય खर्चना घटको 4 होए छे, यानी कि सरमायाकारी के खर्च के अज्जा 4 होते हैं। तो सबसे पहला है इस्तेमाली खर्च,
दूसरा है सरमायाकारी खर्च, तीसरा है सरकारी खर्च और चौथा इसका जो नाम दिया है डी, खालिस बरामदी खर्च। अब इस्तेमाली खर्च को मैंने आपको पहले भी बताया था, वपरासी खर्च कहते हैं जिसे गुजराती में। सरमायाकारी खर्च यानी कि मूडी रोकाण खर्च, सरकारी खर्च को गुजराती में सरकारी खर्च कहा जाएगा और चोख्खू निकास खर्च को हम खालिस बरामदी खर्च जिसे गुजराती में कहेंगे चोख्खू निकास खर्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वपरासी खर्च क्या है। तो वपरासी खर्च यानी कि शहरी, खानदान, कारोबारी, फार्म के द्वारा, पेड़ियों यानी कि फार्म द्वारा जो इस्तेमाल होने वाली अशिया के पीछे जो खर्च करते हैं उसे गिना जाता है, जैसा कि टीवी है, स्कूटर है, कार है, यानी कि जो बरकरार रहने वाली अशिया। इसके अलावा अनाज, फल, साग-भाजी जैसी ख़त्मशुदा, जिसे हम गुजराती में कहेंगे नाशवंत, ख़त्मशुदा अशिया को भी, इसके अलावा नेज़, तालीम हो या डॉक्टरी इलाज, नकल हमल, खबर रसानी जैसी खिदमात के पीछे जो पैसा खर्च किया जाता है, जो सरमाया खर्च किया जाता है, उसका शुमार इसमें किया जाता है कौमी आमदनी गिनने में। याद रहे कि इस्तेमाली खर्च क्या है। तो इस्तेमाली खर्च यानी कि शहरी, खानदान, कारोबार, फार्म के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली अशिया के पीछे जो होने वाला खर्च है उसको इसमें गिना जाता है। मसलन टीवी है, स्कूटर है, कार है, ऐसी बरकरार रहने वाली अशिया को के पीछे भी जो हम खर्च करते हैं उसको भी इसकी पैमाइश के अंदर गिनते हैं। या फिर जो अनाज होता है, फल, साग भाजी और जो ख़त्म होने वाली अशिया है यानी कि अनाज, फल, साग भाजी, इसको ज़्यादा दिन तक हम रखते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, लेसन नंबर 2 और 3 में ये हमारा आया था, नाशवंत अशिया। तो ऐसी अशिया के पीछे भी हम जो खर्च करते हैं तो उसको भी हम कौमी आमदनी में शामिल करेंगे। नेज़ इसके अलावा जो तालीम के पीछे खर्च होता है, जो डॉक्टरी इलाज होता है या फिर नकल हमल होता है यानी कि आने जाने के आमद रफ्त के ज़राए, जिसको हम कहेंगे नकल हमल, गुजराती में कहेंगे वाहन व्यवहार, खबर रसानी यानी कि संदेशा व्यवहार जैसी खिदमत के पीछे भी जो हम खर्च करते हैं उसका शुमार भी कौमी आमदनी में पैमाइश के वक्त किया जाता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है सरमायाकारी खर्च यानी कि पैसा, सरमायाकारी खर्च, मूडी रोकाण खर्च। तो जो शहरी है, जो ख़ानदान है और जो कारोबार करने वाले जो फार्म है, जो सरमायाकारी खर्च करते हैं और उनकी जो गिनती की जाती है, मसलन सनत या कारखानेदार, मकान, फिर मशीन की जो वसाइल है वो, फिर कारोबार करने वाले जो अशिया पर जो खर्च करते हैं, जो मूडी रोकाण करते हैं यानी कि इसके ऊपर रोकते हैं पैसा, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद रहेगा सी सरकारी खर्च। तो भाई सरकारी खर्च क्या है? तो सरकारी खर्च मरकज़ी जो सरकार है, इसके अलावा रियासती सरकार है या फिर जो बुनियादी स्वराजी तंजीम वगैरह भी है तो वो इस्तेमाली खर्च भी करते हैं और उसके ऊपर जो भी रुपया रोकते हैं, सरमाया खर्च जो करते हैं, तो जो कारोबार करने वालों का जो खर्च होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। किसमें? कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त यानी कि उसको नापते वक्त इसका भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर डी है कि चोख्खू निकास खर्च, खालिस बरामदी खर्च। तो जो मुल्क के जो शहरी है, जो गैर मुल्क की अशिया की क्या करते हैं? आयात करते हैं यानी कि वहाँ से मंगाते हैं या भेजते हैं, तो उसके पीछे भी जो हम जो खर्च करते हैं वो मुल्क का खर्च ही कहलाता है। इसके अलावा हमारी जो बरामदी होती है और गैर मुल्क के जो शहरी है जो हमारी अशिया के पीछे जो खर्च करते हैं, इसके अलावा दोनों के दरमियान का जो फ़र्क होता है जो खालिस बरामदी खर्च कहलाता है और इसका शुमार भी कौमी आमदनी गिनी जाती है उस वक्त किया जाता है।
अब मुख्तसर हम कहेंगे तो कुल आमदनी यानी कि कुल आमदनी बराबर क्या, तो हम लिख सकते हैं कि कुल आमदनी बराबर इस्तेमाली खर्च प्लस सरमायाकारी खर्च प्लस सरकारी खर्च प्लस खालिस बरामदी खर्च, यानी कि तमाम का तमाम को तो शुमार किया ही जाता है। तो ये सब का जितना भी जो मजमुआ आता है ये हमारी क्या कहलाएगी, कौमी आमदनी कहलाएगी। तो खर्च की पद्धति यानी कि अखराजात के तरीके के अंदर जो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया था वो सरमायाकारी का खर्च था, और सरमायाकारी खर्च के कितने घटक है यानी कि कितने अज्जा है, उसके 4 अज्जा है, इस्तेमाली खर्च, सरमायाकारी खर्च, सरकारी खर्च और खालिस बरामदी खर्च। तो ये तमाम के तमाम के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो तमाम का तमाम मजमुआ जो अब मिलता है साल के दरमियान तो उसे कौमी आमदनी की पैमाइश में गिना जाता है। तो अगर हम करेंगे इसका ज़ाब्ता लिख सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आवक यानी कि कुल कौमी आमदनी बराबर इस्तेमाली खर्च प्लस सरमायाकारी खर्च प्लस सरकारी खर्च प्लस चोखू यानी कि निकास यानी कि खालिस बरामदी खर्च इज इक्वल टू कुल कौमी आमदनी। तो ये हमारा हुआ खर्च की पद्धति का पहला पॉइंट यानी कि अखराजात के तरीके का पहला पॉइंट जिसकी तारीफ प्रोफेसर फीसर ने हमको दी। अब इसके बाद का हमारा दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आवक में ना गणाता खर्चाओं यानी कि कौमी आमदनी में ना गिनने वाले अखराजात। तो खर्च के मुताबिक या खर्च के नज़रिए से हम देखते हैं तो कौमी आमदनी में गिनने में कुछ खर्च ऐसे हैं जो नहीं गिने जाते। इससे पहले हमने क्या देखा कि जितने भी खर्च थे जितने भी अखराजात थे वो हम कौमी आमदनी में उसका शुमार कर सकते हैं, लेकिन कौमी आमदनी गिनते वक्त ऐसे बहुत सारे खर्च हैं जो हम नहीं गिनते, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कौन से पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा, आमदनी के खर्च के अंदर हमने ये पॉइंट पढ़ा था। तो उसके नज़र से देखेंगे तो सेकंड हैंड यानी कि दूसरे हाथ की अशिया से जो ख़रीदने वाली अशिया है, जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले के मोबाइल के 2000 में आया है, लेकिन मान लो कि 2020 के अंदर वो था लेकिन उसकी कौमी आमदनी गिन गई है, लेकिन बाद में 2021 के अंदर वही मोबाइल है और इसके अलावा दूसरा नया मॉडल आ गया है, तो जो पहले वाला है उसको कौमी आमदनी में गिना जाएगा नहीं। तो दूसरे हाथ की अशिया की जो खरीदी है उसके पीछे जो होने वाला खर्च है यानी कि बदले के अंदर जो हम चुकाते पैसा वगैरह, तो ये तमाम के खर्च को, इसके अलावा पेंशन मैंने बताया था, फिर जो बेवाएँ होती है उनको जो मदद दी जाती है उसके पीछे जो खर्च होता है वो उसके क्या किया जाता है उसके अंदर कि गिना नहीं जाता। लेकिन खर्च की पद्धति यानी कि अखराजात के तरीके के अंदर उसको इसमें क्या किया जाता है इसको कि जो बेवाओं को जो मदद दी जाती है, जो दूसरे हाथ का मोबाइल है, इसके अलावा जो जूना शेयर की खरीदी है, शेयर यानी कि शेयर बाज़ार जो होता है वो, उसके पीछे जो होने वाला खर्च है, ये तमाम के तमाम पेंशन, ये तमाम के तमाम का शुमार किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अखराजात है जिसकी अशिया खिदमात की पैदावार के बगैर उसके इस्तेमाल के पीछे जो खर्च होता है और सिर्फ उसकी पैसों की ही हेरा फेरी यानी कि तब होती है, अदल बदल होती है, जैसे कि सब्सिडी जैसे खर्चे, इसके अलावा कौमी आमदनी में इसको शामिल नहीं करते। अब इसके बाद का इसका आखिरी पॉइंट है तीसरा कि राष्ट्रीय आवक में गणवामा मुश्किली यानी कि कौमी आमदनी गिनने में मुश्किलात क्यों पेश आती है। तो अफराद के खर्च का जो मुनहसिर जो ताद्दुद है वो सही हमको मिलता नहीं है, इसीलिए इस तरीके के अंदर कौमी आमदनी को गिनना बहुत मुश्किल होता है। एक उदाहरण हम लेते हैं कि मान लो कि कोई इंसान है और वो क्या है सनतकार यानी कि सनत चलाता है और उसके अकाउंट के अंदर रुपया 30,000 पगार वो देता है और 30,000 खर्च वो गिनता है
अकाउंट के उसके अंदर उसके घर के अंदर साफ सफाई आती है, और मान लो कि कोई है जो 300 रुपये और उसका खर्च के पीछे वो हकीकत में वो खर्च 30,000 प्लस 300 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3300 होंगे। इस तरह से उसके अंदर पहले 30,000 था, लेकिन उसके पीछे हमने क्या प्लस करा, 300 उसके ऊपर खर्च किया। तो इस तरह से ये खर्च कौन सा हो गया, मैं पहले बता बेवड़ी गणतरी जिसको हम कहते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे उर्दू में, दोहरी गिनती कहा जाता है। तो वो दोहरी गिनती में गिना जाएगा कि 30,000 रुपये पगार थे, लेकिन वापस उसके अंदर प्लस 300 रुपये हमने खर्च किया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, दोहरी गिनती कहलाएगी कौमी आमदनी के अंदर। तो कौमी आमदनी गिनने के लिए जो ऊपर के तरीके के अंदर हमको जो तरीका देश ने, हमारे मुल्क ने अपनाया है, उसके हिसाब से जो ताअद्दुद है वो सच्चा हो, और उसके तरीके से कौमी आमदनी की गिनती की जाती है। तो कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए क्या होना चाहिए, यकसा, लेकिन उस तरीके के अंदर कोई ना कोई खामी निकलती ही है। इसीलिए कहते हैं कि तरीके एक दूसरे के क्या ऊपर है, मुनहसिर रखते हैं। मसलन यानी कि उत्पादन निरीत यानी कि पैदावार के तरीके के अंदर कौमी आमदनी गिनने के खर्च के तरीके के ज़रिए जो सच्चाई है, यानी कि जो हम माप सकते हैं, भारत जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर पैदावार का और अमेरिका और रसिया जैसे मुल्कों के अंदर खर्च की तरीका क्या है, अनुकूल है, यानी कि एक दूसरे से कैसे है, बिल्कुल। अब इसके बाद हम जो देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, वो देखेंगे राष्ट्रीय आवकनी गणतरी यानी कि कौमी आमदनी की गिनती। तो हमने ये अभी फ़िलहाल जो तरीके देखे, ये हमारे 3 जो पैमाइश थी कौमी आमदनी की पैमाइश के जो 3 तरीके थे वो आज पूरे हुए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, पैदावार का तरीका जिसको हम कहते हैं उत्पादन पद्धति। दूसरा हमारे पास पॉइंट था आवकनी पद्धति जिसको हम कहते हैं आमदनी का तरीका। और तीसरा हमारे पास पॉइंट था खर्चनी पद्धति यानी कि अखराजात का तरीका, जो फ़िलहाल हमने देखा। ये पूरा के पूरा सवाल आपका बेटा नहीं आएगा, हो सकता है कि वो कभी कभी देवे कि राष्ट्रीय आवकनी मापन में आवक पद्धति जણાવો, तो हमको सिर्फ आवक पद्धति यानी कि आमदनी का तरीका ही समझाने का है। अगर वो बोलता है कि राष्ट्रीय आवकनी मापन माटे उत्पादननी पद्धति जણાવો, तो हमको सिर्फ उत्पादन के पद्धति ही समझाने की है। तो हमको ये तीन पॉइंट दिए जाएंगे और हो सकता है कि 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। तो हमने आज क्या देखा कि कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके देखे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि राष्ट्रीय आवकनी गणतरी मापननी मुश्किलों यानी कि कौमी आमदनी गिनने में मुश्किलात के कौन कौन से पॉइंट है, हम ये नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।